कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम ने शपथ ली और आज इस टीम ने अपना कार्यभार संभाल भी लिया। बहुत से मंत्रालयों में फेरबदल हो गए हैं। कल इसी वक्त उन फेरबदल के बारे में आपको मास्टर स्ट्रोक में जानकारी मिल रही थी। कई विभागों के मंत्री बदल दिए गए, कई मंत्रियों को एक साथ दो मंत्रालयों के पदभार की जिम्मेदारी दे दी है। और सवाल अब ये है कि क्या इस नई टीम मोदी की गवर्नेंस में इस नई टीम से सुधार आएगा? क्या महंगाई, अर्थव्यवस्था, कोरोना के मोर्चे पर जो सरकार पिछड़ रही है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सुधर पाएंगे? अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी? कैसे कम होगी महंगाई? नई टीम से बहुत सी उम्मीदें हैं और सभी ये दावा कर रहे हैं कि वो इन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरे उतरेंगे कैसे? जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है इन तमाम मंत्रियों को, क्योंकि पूरी सरकार की परीक्षा जनता के दरबार में होगी। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा नाम कमाएंगे और नहीं तो बाहर जाएंगे। मास्टर स्ट्रोक की पहली रिपोर्ट प्रधानमंत्री की इस नई टीम की नई चुनौतियों पर। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। शपथ भले ही 43 मंत्रियों ने ली हो, लेकिन सबसे ज्यादा नजर इन 8 मंत्रियों पर ही रहने वाली है, क्योंकि ये हैं मोदी के वो 8 चाणक्य जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है। जब कोरोना की तीसरी लहर की आहट हो तो नए स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हों तो नए पेट्रोलियम मंत्री की जवाबदेही और बढ़ जाती है। जब कोरोना काल में परीक्षाओं की वजह से छात्र परेशान हो तो क्या नए शिक्षा मंत्री कोई रास्ता सुझाएंगे? देश महामारी, खराब अर्थव्यवस्था और महंगाई की मार से जूझ रहा है और नरेंद्र मोदी की इस नई कैबिनेट से उम्मीद की जा रही है कि वो देश को इन चुनौतियों से उबार देगी। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रियों के सामने कई चैलेंजेस हैं। ये तय करना बहुत मुश्किल है कि बड़ी चुनौती क्या है। पेट्रोल के बढ़े हुए दाम बड़ी चुनौती है या फिर देश को कोरोना की तीसरी लहर से बचाना? गर्त में गिरी अर्थव्यवस्था को सुधारना चुनौती है या फिर महंगाई की मार से जनता को बचाना? हम अपनी रिपोर्ट की शुरुआत पेट्रोल से करते हैं। सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि इतना महंगाई करी जा रही है, क्या करेगा गरीब बंदा? बुरा हाल है जी। सरकार कहेंगे इसको रेट घटाए, अपना टैक्स छोड़े, अपनी एक्साइज छोड़े, तभी चलेगा देश। ऐसे थोड़ा चलेगा। क्या कर सकते हैं? अभी पेट्रोल डलवाए या घर का खर्चा चलाए या कुछ और जो हमारे लोन वगैरह चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाए। तो इसी तरह हाल रहा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मर जाएगा, बिना खाए बिना मरा जा रहा तो पेट्रोल कहाँ भराएगा? इतना महंगाई हो जा रही है, बताइए पेट्रोल कहाँ चलेगा? पैदल चलना पड़ेगा अब तो, साइकिल से या तो चले। फिर 1 जनवरी 2021 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 83 रुपए 71 पैसे थे। आज यानी 8 जुलाई को 100 रुपए 56 पैसे हैं। यानी सिर्फ 6 महीनों में 20% की वृद्धि दर्ज हुई है। ऐसा पहली बार है कि देश के चारों बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार चले गए हैं। दिल्ली में 100 रुपए 56 पैसे, मुंबई में 106 रुपए 59 पैसे, चेन्नई में 101 रुपए 37 पैसे और कोलकाता में 100 रुपए 62 पैसे 1 लीटर पेट्रोल का दाम है। और हरदीप सिंह पुरी को धर्मेंद्र प्रधान की जगह नया पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया है। आज जब हरदीप पुरी कार्यभार संभालने पहुंचे तो धर्मेंद्र प्रधान ने उनका स्वागत किया और उन्हें कार्यभार सौंपा। इसके बाद जब नए पेट्रोलियम मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनसे पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर सवाल किया गया, जिसे उन्होंने बड़ी ही समझदारी से टाल दिया। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम।
I would have been surprised if you didn't ask about this question, but equally, you will agree it will be very wrong for me to comment on it when I just stepped into this building 15 minutes ago. पुरी साहब भले ही कुछ न कह रहे हो, लेकिन हम बता देते हैं कि उनके सामने चुनौतियां क्या हैं। हरदीप सिंह पुरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेट्रोल के दामों को आम आदमी की पहुंच में लाने की है। उन्हें ओपेक देशों से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाने की बात करनी होगी ताकि कच्चे तेल के दाम कम हो सके। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम होंगे तो महंगाई भी कम हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों से सरकार का खजाना बहुत तेज गति से भर रहा है। 2014 में जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी तो उस साल पेट्रोलियम से सरकार को 99,068 करोड़ रुपए मिले थे और पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में सरकार को पेट्रोलियम सेक्टर से 3,71,726 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इसकी उम्मीद कम है कि सरकार अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की गर्दन दबाएगी। देश के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है कोरोना की। दूसरी लहर को झेलकर अभी देश आया है और यह तय माना जा रहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। इसीलिए ऐसे हालात में जब मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया गया और मनसुख मंडाविया को नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया तो इस पर सवाल भी उठे। मनसुख मंडाविया ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय में पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद पदभार संभाला। बाकी जगहों पर हमें पुराने मंत्री दिखे, लेकिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहीं नजर नहीं आए। मनसुख मंडाविया से उनकी चुनौतियों के बारे में पूछा गया तो वो रटा रटाया जवाब देने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। हम बता देते हैं कि मनसुख मंडाविया की चुनौतियां क्या हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी करना, अस्पतालों को तैयार करना, ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई पूरी करना। तैयारी के लिए सिर्फ 1 महीना होगा, क्योंकि एसबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि अगस्त के मध्य में तीसरी लहर आ सकती है। इसके अलावा चुनौती है 85 लाख से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में लगाना। तभी दिसंबर तक भारत में टीकाकरण का टारगेट पूरा हो सकता है। कोरोना के फ्रंट पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक और बड़े मंत्रालय में फेरबदल किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के सामने भी चुनौतियों का अंबार है। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी समय से जारी करवाना है। 20 से ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वीसी का खाली पद भरना है। नीट और जेईई की परीक्षाएं करवाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। अगले साल भी कोरोना रहा तो बोर्ड एग्जाम करवाना भी चुनौती होगी और इसके बाद एक बार फिर से स्कूलों को शुरू करवाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। यह है भारत के नए रेल मंत्री डॉक्टर अश्विनी वैष्णव। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव भी रह चुके हैं। ओडिशा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, वैसे हैं राजस्थान के, लेकिन अश्विनी वैष्णव को रेलवे के साथ साथ आईटी मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया है, जिसे पहले रविशंकर प्रसाद देखते थे। आईटी मंत्री के तौर पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्विटर से चल रहे विवाद से निपटने की होगी। इसके अलावा सभी सोशल मीडिया कंपनियों से संबंध सुधारना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इन सोशल मीडिया कंपनियों से सरकार की गाइडलाइंस को मनवाने की चुनौती होगी। इसके अलावा गांवों को भी ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी से जोड़ना भी एक चैलेंज होगा। अश्विनी वैष्णव से जब आज ट्विटर के साथ चल रहे विवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देश का कानून सबको मानना ही होगा। देश के कानून के साथ सभी को उसका पालन करना चाहिए। जो देश का कानून है, देश का कानून सबको पालन करना चाहिए। आज किरण रिजिजू ने भी कार्यभार संभाला। रिजिजू अब देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं। उनके सामने चुनौती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के खाली पोस्ट को भरने की। देश की अदालतों का बोझ कम करना भी चुनौती होगा, क्योंकि अभी 3 करोड़ से ज्यादा केस हैं। उतरने के लिए जो भी संभवी काम करना है दिल के साथ हम काम करेंगे। मैं अभी चार्ज लेके आया हूँ कानून मंत्रालय का। आगे जो भी काम करना है वो अब हमारा नेतृत्व का मार्गदर्शन और हमारा पार्टी का आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, अभी आशीर्वाद लेने आया है पार्टी ऑफिस में। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे। उनके पिता भी नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 से 93 तक नागरिक उड्डयन मंत्री थे। उनके सामने भी तमाम चुनौतियां हैं, जैसे कोरोना काल में एयरलाइंस के सर्वाइवल को सुनिश्चित करने की चुनौती है। एयर इंडिया का विनिवेश कराना भी एक बड़ी चुनौती है। देश के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना भी एक चैलेंज होगा।
धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ हृदय की गहराइयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति, कि जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ और संकल्प के साथ उनकी अपेक्षाओं पर खड़े उतरने की कोशिश है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टीम से बड़ी अपेक्षाएं रखी गई हैं और इसका खरा उतरना प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। काम शुरू भी हो गया। सरकार की नई कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो गई। शाम को बैठक का ब्यौरा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय आए। आमतौर पर कैबिनेट बैठक की जानकारी प्रेस को देने के लिए पहले प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद जैसे दिग्गज मंत्री आया करते थे, लेकिन अब इनकी छुट्टी हो गई है और इसीलिए अब नए मंत्री आए। कैबिनेट की पहली बैठक में जो फैसले हुए हैं अब वो आपको बता दूं मैं। कोरोना को देखते हुए 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है और ये नया पैकेज है। दूसरी वेव की भयावहता देखते हुए इस पैकेज को दिया गया है। जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसीलिए ये पैकेज दिया गया है। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए भी ये पैकेज दिया गया है। और इसके अलावा कृषि मंत्री के कृषि का क्षेत्र है, उसमें भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड में एपीएमसीज को जोड़ दिया गया है और बार बार ये याद दिलाया गया कि मंडियां खत्म नहीं होगी। जाती थी कि एपीएमसी खत्म हो जाएंगी, एपीएमसी खत्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेगी। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें, एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सरकार की तरफ से एक बार फिर से किसानों से आंदोलन खत्म करने के लिए कहा गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज के फैसले से एक बार फिर से ये साबित हो जाता है कि सरकार एपीएमसीज को खत्म नहीं करेगी, इसीलिए किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और एपीएमसी और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है और इसके बाद निश्चित रूप से एपीएमसी की क्षमता बढ़ेगी। यह भी कहा जाता था कि एमएसपी के लिए समस्या जाएगी, तो आप सब ने देखा जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार पैदावार भी बढ़ रही है, लगातार खरीद भी बढ़ रही है और दलहन और तिलहन की भी खरीद बढ़ रही है। और जहाँ के लोग आंदोलन में अधिक हैं वहाँ के किसानों को हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंट में इस बार एमएसपी पर खरीद करके पेमेंट किया गया है। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को यह अपील करना चाहता हूं कि वो गंभीरता से इन सब चीज़ों पर विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।